उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हम सबके लिए इससे अलग एक ख्यात साहित्यकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, विशिष्ट अतिथि महाविद्यालय के चेयरमैन पद्म भूषण सरदार तरलोचन सिंह जी, मुख्य अतिथि पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी, महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर गुरमहेंद्र सिंह जी, उप प्राचार्य प्रोफेसर हरवंश सिंह जी, स्मिता जी, प्रोफेसर स्मिता मिश्र जी संचालन कर रही हैं, आप सब सुन रहे हैं उन्हें, अलका जी, जिनके लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हैं, जिनके निमित्त हम सब लोग यहाँ हैं, जिनकी वजह से हैं, जिनकी उपस्थिति यहाँ है, ऐसे श्रद्धेय रामदरस मिश्र जी अगर वो हैं तो आज ये सब कुछ है, उन्हीं के लिए है, उनके सम्मान में ही हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। आमोद जी राजकमल प्रकाशन से उपस्थित देवियों, सज्जनों, मित्रों और प्रिय विद्यार्थियों, जैसा अभी अलका जी कह रही थी, सभागार विद्वत समुदाय से भरा हुआ है और प्राचार्य जी जब रामदरस जी के बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने उनकी वो पंक्ति पढ़ी कि घर वही जिला गोरखपुर है। ये तो होता ही है मित्रों, ये महज संयोग है और कि गोरखपुर का प्रसंग आया तो मैं याद करना चाहता हूं कि गोरखपुर में ही जन्मे भारत के एक दूसरे बड़े कवि रघुपत सहाय फिराक गोरखपुरी, उन्होंने कभी अपने लिए एक शेर कहा था, उन्होंने कहा था और उस शेर को मैं थोड़े से परिवर्तन के साथ रामदरस जी के लिए पढ़ना चाहूँगा। वो फिराक साहब ने कभी जब अपने लिए कहा था, बदलता हूँ, आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हमसरो, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने रामदरस मिश्र को देखा है। फिर से वजन थोड़ा गड़बड़ा गया शेर का, लेकिन कविता का वजन बढ़ गया। कविता का वजन बढ़ गया। ये होता है मित्रों, आप में से जो लोग बिल्कुल नए हैं, युवा हैं, आप शायद इस बात को महसूस कर पा रहे हों, शायद न कर पा रहे हों कि ये बहुत बड़ी उपस्थिति है। प्रोफेसर रामदरस मिश्र आपके बीच हैं, सिर्फ उन पर सेमिनार नहीं हो रहा है, वो आपके बीच हैं, आप उनको देख पा रहे हैं, उनको अभी सुनेंगे आप, कुछ बातचीत की भी होगी आप लोगों ने। तो सबसे पहले तो यही कि यह अवसर बहुत बड़ा है, गोष्ठियाँ पहले भी हुई हैं, गोष्ठियाँ होती रहेंगी। सर्जक को तो बने ही रहना होता है, बचे ही रहना होता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। सृजन में वो ताकत होती है कि उसे कोई सत्ताएं आती जाती हैं, सर्जक बचे रहते हैं, बने रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं करता। तो रामदरस मिश्र जी जो हमारे बीच हैं, उनकी पुतलियों में पिछले 100 वर्ष का इतिहास है, पिछले 100 वर्ष का भारत है। उन पुतलियों में, उस इतिहास में भारत का मुक्ति संघर्ष भी है और मुक्ति संघर्ष के बाद का बना नया भारत भी है, और उस भारत के जो संघर्ष हैं, जो सपने हैं, जो सफलताएं हैं, वो भी हैं। तो ऐसी, यानी कि एक तरह से एक ऐसी उपस्थिति जो अपने आप में आपके लिए एक महाकाव्य की तरह है, एक बड़े फलक के उपन्यास की तरह है, इस उपस्थिति को भी महसूस करना चाहिए, देखना चाहिए। रामदरस मिश्र ने अपने साहित्य में, मुझे बीच वक्तव्य देना है, कम समय ही लूंगा क्योंकि गोष्ठी समय आगे जा रहा है, कुछ बातें सूत्र में करूंगा। मित्रों, रामदरस मिश्र के साहित्य को अगर आप गौर से देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आप जो पहली चीज आपको वहाँ नोटिस में आएगी, जो चीज सबसे पहले आप नोटिस करेंगे, वह यह है कि उन्होंने करुणा को विचार और विचार को करुणा का विश्वसनीय सहचर बनाया। ये जो रामदरस मिश्र के वहाँ ये चीजें सामान्यतः कम होता है, जिनके वहाँ हम देखते हैं करुणा बहुत होती है, विचार उनसे निकल जाता है, जिनके वहाँ विचार बहुत आता है, करुणा निकल जाती है, जिनके वहाँ इनका रसायन बन जाता है,
वो कृतियां अमर हो जाती हैं, वो कृतियां बची रहती हैं। रामदरस मिश्र की कृतियों के साथ जो मैंने पढ़ा, जो देखा, वो पाया कि वहाँ करुणा को विचार और विचार को करुणा का सानिध्य मिला है, एक रसायन वहाँ बनता है। खुद उन्होंने कहा, उस बात को कहना जरूरी है, उन्होंने कहा कि मैं कोई चमत्कारिक व्यक्ति नहीं हूँ, चमत्कारिक प्रतिभा नहीं हूँ। चमत्कारिक प्रतिभा से कुछ होता भी नहीं है मित्रों। साहित्य का हजारों साल का इतिहास ये बताता है कि चमत्कारिक प्रतिभा से सिर्फ इतना हो सकता है कि अब तक काल कोई चमत्कार पैदा करे। अगर चमत्कार ही सब कुछ होता तो हमारे आचार्यों ने अध्यवसाय और व्युत्पत्ति को महत्व नहीं दिया, तो वैसे प्रतिभा को प्रतिभा के साथ हमारे वहाँ अध्यवसाय को, हमारा जो अपना सौंदर्य शास्त्र है, भारतीय साहित्य शास्त्र है, वहाँ अध्यवसाय के लिए और व्युत्पत्ति के लिए उतना ही स्पेस है जितना प्रतिभा के लिए है। तो रामदरस जी के वहाँ ये तीनों चीजें हैं, प्रतिभा भी है, अध्यवसाय भी है और जाहिर है कि देश समाज दुनिया का अध्ययन भी है। वो सारी चीजें उनके वहाँ रही हैं। और उनके वहाँ जो चीज देखेंगे, जिस चीज के लिए हिंदी में जो बहुत होता रहता है कि अक्सर लोग सहज को सरल मान लेते हैं। सहज होना सरल होना नहीं होता। मैं कई बार कह चुका हूं ये बात, सहज होना सरल होना नहीं होता है। सहजता की जो संश्लिष्टता होती है, अगर आप उसको पकड़ सकते हैं तब आप सही अर्थ में साहित्य रसिक हैं, रसज्ञ हैं। अगर आप सहजता की संश्लिष्टता को नहीं जान पाते तो बहुत सारी चीजें आपके हाथ से निकल जाती हैं। रामदरस मिश्र के साहित्य में चाहे उनकी कहानियां हों, उनके उपन्यास हों, उनका गीत हो, उनके गजलें हों या उनका मुक्त छंद में लिखी गई उनकी कविताएं हों, उनके वहाँ सहजता में जो संश्लिष्टता है वह रोकती है किसी भी मनीषी को, किसी भी सोचने समझने वाले व्यक्ति को। ये महत्वपूर्ण दूसरी चीज है जो हमें देखनी चाहिए। उनके वहाँ जो चीज मैंने देखा कि वो बल्कि मैंने उसको लिखा भी था करते हुए कि जीवन, समाज और विश्व के संश्लिष्ट सत्य को उस सहजता और सतर्कता के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया है जो सतर्कता और सहजता आपको किसी माँ की आंखों में अपने नवजात शिशु के लिए दिखती है। वो सहजता और सतर्कता आपको दिखाई देगी, चाहे वो उनकी कविताएं हों या उनका गद्य साहित्य हो। मित्रों, रामदरस मिश्र जिस पीढ़ी के रचनाकार रहे हैं, अगर पलट कर देखिएगा तो आपको शायद कोई नहीं मिलेगा। आगे पीछे हैं थोड़े से, उनको छोड़ दीजिए तो कोई नहीं दिखेगा जिसका लेखन इतनी विधाओं में हो, इतने ढंग से अलग अलग विधाओं में जिसने लेखन किया हो, प्रचुर भी किया हो और गुणवत्ता प्रदान किया हो। ये नहीं है लोगों के वहाँ। यह भी अपने आप में सृजन विस्तार बहुत बड़ा है उनका। हर तरह यानी कि कविता में अगर जाएंगे तो उन्होंने कविता की लगभग जितनी लोकप्रिय विधाएं हो सकती हैं उन सब में उन्होंने उस लेखन किया। उपन्यासों पर अभी मैं बात करूंगा उनके। रामदरस जी प्रथमतः कवि हैं, अंततः कवि हैं और मूलतः कवि हैं। और जब मैं कवि कह रहा हूं तो फिर मैं अपनी परंपरा को याद करूंगा कि हमारी परंपरा में कवि होने का मतलब सिर्फ कविता लिखने वाला नहीं होता है। हमारी परंपरा में तो कवि को प्रजापति माना गया है, प्रजापति है हमारी परंपरा में कवि। तो हमारे वहाँ कवि का मतलब ही है जो साहित्यकार है, उस अर्थ में रहता है। और मैं सबसे पहले उनके उपन्यासों की बात करूंगा और उनके सभी उपन्यासों की बात नहीं करूंगा। दो उपन्यासों का खास तौर पर मैं यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ और वो भी सिर्फ इस बात के लिए कि आगे जो बातचीत होगी लोग अपने ढंग से करेंगे। जिन दो उपन्यासों का जिक्र आपने उनके पर जो फिल्म देखी उसमें आया, पानी के प्राचीर और जल टूटता हुआ, मैं बहुत विनम्रता से वर्षों से ये निवेदन करता हूँ कि मुझे यह जो आंचलिक है मुझे पसंद नहीं। ये आंचलिक कह करके आप किसी को किसी कोटे में मत डालिए। भाषा में, हिंदी भाषा में लिखी गई कृतियां हैं वो, और जब कृतियां हैं देखिए अंचल तो आएगा ही आएगा। प्रेमचंद के साहित्य में भी अंचल है,
बिना अंचल के कोई साहित्य कैसे हो सकता है? रचनाकार कोई ना कोई तो अंचल उठाएगा ही उठाएगा। सिर्फ कुछ भाषा विन्यास और एक अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग करते रहते हैं ये सब काम, अध्ययन की सुविधा के लिए दशकों में बांट देंगे, तमाम तरह के करते हैं। ये आंचलिक मामला जो है ये निपटाने का मामला है। ये किसी को अगर आपको किनारे करना है तो उसे कह दीजिए ये इस तरह के रचनाकार हैं, यानी कि धीरे से आप उनको मुख्य धारा से काटने की कोशिश करते हैं, निकाल देते हैं। ये दोनों उपन्यास सही है कि एक जो पूरब है, जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है, पूरब का हिस्सा है, उसको केंद्र में रखकर लिखे गए ये उपन्यास हैं। लेकिन जिस प्रकार प्रेमचंद का जो अंचल है वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता है, पूरे भारत को दिखाता है। जो पांडेपुरवा है या तिवारीपुर है वो सिर्फ गोरखपुर अंचल के गांव नहीं है, वो सिर्फ पूरब के गांव नहीं है, वो भारत का कहीं का भी गांव हो सकता है। वो सारी समस्याएं भारत के हर गांव में रही हैं। वो सारी जो चीजें वहां, जो सच्चाइयां, जो सत्य उन उपन्यासों में गुंफित है, विन्यस्त है, वो पूरे भारत के किसी भी गांव की स्थिति हो सकती है। वो पंजाब का भी हो सकता है, वो केरल का भी हो सकता है, वो तमिलनाडु का भी हो सकता है। वो सिर्फ गोरखपुर अंचल का मामला नहीं है। इसलिए भाषा के अध्ययन में दिक्कत हो सकती है। वो चलता है कि थोड़ा बहुत जिस लोग को आपने उठाया है तो चलेगा। भाई अगर जिंदगी नामा आंचलिक उपन्यास नहीं है तो पानी के प्राचीर और जल टूटता हुआ क्यों आंचलिक उपन्यास है? मैं सबको बड़ा उपन्यास, जिंदगी नामा भी बहुत बड़ा उपन्यास है, मैला आंचल भी आरंभ में इसी तरह चला। और मैं मानता हूं कि इन दोनों उपन्यासों को अगर आंचलिक कह के भी पढ़ना था तो मैला आंचल और आधा गांव के साथ पढ़ना था। इनको उसी समान ऊंचाई पर रख करके इन उपन्यासों को देखा जाना था, मूल्यांकित किया जाना था, न कि थोड़ा सा किनारे कर। एक और विडंबना रही है हिंदी आलोचना की, जो अब भी है, रही ही नहीं है, अब भी है, कि अगर सीधे सीधे कोई रचना राजनीतिक नहीं है तो उसे कम महत्व मिलता है। कम महत्व देने की एक आदत सी पड़ी हुई है हम लोगों को। हम लोग मान के चलते हैं कि जहां सीधी राजनीति है वही रचना महत्वपूर्ण है, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे कविता हो, चाहे साहित्य की कोई भी विधा हो जो सर्जनात्मक विधा है। रामदरस मिश्र सीधे राजनीतिक भी चीजें की हैं उन्होंने कुछ कुछ, लेकिन जो उनका पूरा लेखन है, ये उपन्यास हो, कहानियां हो या बात की कविताएं हो, मैं बात करूंगा थोड़ी बहुत उनकी भी, वो एक समर्थ राजनीतिक चेतना के बिना संभव ही नहीं हो सकती है। और राजनीतिक चेतना सिर्फ जैसे मतलब ऊपर ऊपर पानी के ऊपर तेल दिखता है उस तरह दिखेगा तभी राजनीतिक चेतना होगी। यह समझ बहुत सतही किस्म की समझ है। इसे नई पीढ़ी को बदलना चाहिए, देखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अगर प्रेमचंद के बाद अगर सचमुच आप अंचल की ही बात करना चाहते हैं तो वह जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, ये जो पूरब का पूरा इलाका है, तो सर्वाधिक विश्वसनीय दस्तावेज हैं ये दोनों उपन्यास प्रेमचंद के साहित्य के बाद उधर के पूरे जनजीवन को समझने के लिए। वो सिर्फ बाढ़ की विभीषिका का मामला नहीं है, बहुत सारी विभीषिकाएं एक साथ वहां काम कर रही होती हैं। जितना ऊंच नीच, जाति पाति, दुनिया तरह के भ्रम विभ्रम जो समाज में फैले हुए हैं वो सब वहां पर इन दोनों उपन्यासों में हैं। मुझे लगता है कि आजादी के पहले का समाज लिया, फिर आजादी के बाद का समाज लिया, आजादी के बाद का जो ग्रामीण जीवन है, जो उसकी उथल पुथल है, वह आप रामदरस जी के उपन्यासों में भी देख सकते हैं, उनकी कहानियों में देख सकते हैं, और कविताओं में तो लोग देखते रहे हैं, कविताओं में रेखांकित करते रहे हैं। तो यह चीज है। और यहाँ पर भी वही है जो मैं आरंभ में कह रहा था कि उनके साहित्य को पढ़ते हुए आप सहजता की जो संश्लिष्टता है उसको समझते चलें, उस पर जरूर अपना फोकस रखें, बल रखें, तो बात बनेगी। जो लोग सहज को नहीं जानते हैं उनके लिए रामदरस जी को समझना थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा कठिन होगा, शायद ज्यादा ही कठिन हो जाएगा। यह भी एक यह है, हिंदी में हम लोगों ने इतने मोहल्ले बसा लिए हैं, अलग अलग मोहल्ले बसाए हैं, और एक मोहल्ले की खबर दूसरे मोहल्ले तक जाती भी नहीं है। आपस की जो आवाज आई है लगभग बंद कर रखा है हम लोगों ने, कभी कभार चल जाए तो चल जाए। यह भी टूटना चाहिए। मोहल्ले बने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोहल्लों से शहर बसना चाहिए। हर मोहल्ले को शहर घोषित नहीं कर सकते।
ये चीज बननी चाहिए। तो रामदरस जी के वहाँ ये चीज आती हैं। कहानियों के साथ भी, जैसा मैंने कहा कि उनकी कहानियों का भी जो आप देखेंगे जो विषय वस्तु है, कहानियों के लिए जो उन्होंने विषय चुना है बहुत व्यापक है। आपको मतलब इतने तरह के विषय उनकी कहानियों में मिलेंगे कि कई बार आपको आश्चर्य होगा। दोहराव बहुत कम, यदा कदा कहीं कहीं मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो नहीं मिलेगा आपको दोहराव उनकी कहानियों में भी। कहीं अगर विषय मिलता जुलता भी मिलेगा तो ट्रीटमेंट आपको बिल्कुल अलग दिखाई देगा। यह भी एक समर्थ बड़े रचनाकार की ही विशेषता होती है जो रामदरस जी के वहां है। उनके गद्य की मैंने बात की, थोड़ी सी बात कविताओं की करूं क्योंकि समय का मसला है। मैं पिछले दिनों मैंने लिखा तब भी कहा, फिर आज आप सबके बीच भी निवेदन करना चाहता हूं कि रामदरस जी की जो कविताएं हैं, चाहे वो छंद में लिखी गई हों या मुक्त छंद में लिखी गई हों, वह अपने पाठकों के अंतःकरण का घनत्व बढ़ाती हैं। आप जैसा होते हैं उसको पढ़ते समय आप थोड़े परिवर्तित होते हैं, उसको पढ़ने के बाद थोड़ा सा आपका मन, आपका चित्त बदल जाता है, आपका विचार थोड़ा और गहरा और गंभीर होता है। और एक रचनाकार यही करता है, उसकी यही भूमिका होती है। अगर इतनी बात है तो फिर तो क्या कहिए। तो ये जो सबसे बड़ी चीज है, उनकी कविताओं का मैंने जितना अध्ययन किया है, और लगभग मैंने उनकी मुझे लगता है कि कविताएं तो सारी ही पढ़ी हैं, उनकी कुछ कुछ ही छूटी हो तो छूटी हो। उनकी कविताओं को पढ़ते हुए जो मैंने महसूस किया और जो कहना चाहता हूं आपके लिए कि रामदरस जी की जो कविताएं हैं वहां पर आपको कोई दूर की कौड़ी नहीं मिलेगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा अरे क्या वही जो चमत्कार की बात आई, क्या विषय उठा दिया। रामदरस जी की कविताओं को पढ़ते हुए मित्रों आपको लगेगा कि बिल्कुल आंख के सामने होकर भी जो सत्य उपेक्षित था या उपेक्षित है, वही सत्य उनकी कविता में आकर के जो है बहुत सहजता और सतर्कता के साथ प्रस्तुत करके एकदम आपके सामने रख देते हैं। और आपको लगता है अरे मैं तो इसको देख करके भी नहीं देख पा रहा था, कैसे ये हमसे अछूता रह गया था। यह जो आंखों के सामने रहकर भी उपेक्षित पड़ी चीजों को साहित्य में लाना, ये बड़ी बात, यही साहित्यकार का काम होता है। जो सबको दिख रहा है उसका क्या, जो दिखकर भी नहीं दिख रहा है वही दिखाना है। रामदरस जी ने अपनी कविताओं में यह दिखाया है, अपने साहित्य में यह दिखाया है। यह मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है उनके संदर्भ में। 2-3 मिनट हो, बस 2-3 मिनट में बस इसको समाप्त करता हूं मैं। मित्रों, अक्सर आप जब कवियों को देखते होंगे तो तरह तरह के फूलों पर कविता लिखते हुए देखते होंगे। रामदरस जी उन कवियों में से हैं जो आम जनता के फूल गेंदे पर कविता लिखी है। गेंदे पर उन्होंने कविता लिखी, उसके लिए कोई बहुत अलग से फूल नहीं ढूंढा। वह गेंदा जो हम सबके घर की क्यारियों में, आम जन की क्यारियों में मिलता है, सहज उपलब्ध है। गेंदे पर कविता लिखी और यह उनकी प्रतिबद्धता है, शांत और संतुलित प्रतिबद्धता है। मैं दोहरा रहा हूं, शांत और संतुलित प्रतिबद्धता। कोई आपको इसमें आक्रामकता नहीं दिखाई देती। बहुत सारी प्रतिबद्धताओं में बहुत आक्रामकता दिखाई देती है और लगता है कि यहीं पर चीज बन रही है। यहाँ बहुत आपको शांत चित्त चीजें दिखाई देंगी। यह एक बहुत पहले एकदम बिल्कुल आरंभ में उन्होंने कहा था, चल रहा हूं क्योंकि गति से पंथ का निर्माण हो। और यह कितना महत्वपूर्ण है कि 100 वर्ष का रास्ता उन्होंने न सिर्फ तय किया बल्कि बनाया भी नया रास्ता, पंथ का निर्माण किया उन्होंने। उनकी कविताओं में प्रेम का अछोर आकाश है तो सामाजिक विषमता, कुरूपता का समुद्र भी। ये फिर वही है, अक्सर ये दोनों चीजें नहीं मिलती हैं, दोनों एक साथ सध नहीं पाता। जो लोग प्रेम की दुनिया में उतरते हैं उनसे ये जो विषमता की कुरूपता है वह सध नहीं पाती, और जो लोग उधर जाते हैं उनसे ये प्रेम नहीं सध पाता। बहुत समर्थ जो होगा उसी से सधता है। और कहने की जरूरत नहीं कि रामदरस जी के वहां ये दोनों चीजें सधती हैं, सधी ही नहीं, अब वो मानक बन गई हैं, वो हमारे सामने उपस्थित हैं। यह भी है। और एक महत्वपूर्ण बात, हम सब साहित्य के विद्यार्थी हैं, रीतिकाल में और बाद में भी परकीया प्रेम की कविताएं भरी पड़ी हैं, दुधिया के लिए लिखी गई कविताएं भरी पड़ी हैं। लेकिन हमारी जो अपनी परंपरा है, जो हमारी भारतीय परंपरा है, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा है, वह स्वकीय के प्रेम को ही उत्तम मानती है।
दाम्पत्य रति को ही उत्तम मानती है और रामदरस जी के वहां प्रचुर संख्या में दाम्पत्य रति की प्रेम कविताएं हैं जो ये बताती हैं कि भारतीय गृहस्थ का जीवन कैसा होता है, भारतीय मन कैसा होता है, यह जो भारतीय पारिवारिक संरचना है उसका जो महत्व पूरी दुनिया में है वो बनता कैसे है, वो निखरता कैसे है। उन कविताओं के बीच से अगर आप देखेंगे तो ये चीज निकल करके आएगी। मैंने आरंभ में ही कहा कि रामदरस जी की जो कविताएं हैं, यहाँ तक कि जो परिवार के लिए कविताएं लिखी हैं, अभी जिस दाम्पत्य की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी कविताएं राजनीतिक चेतना के बिना संभव नहीं थी। यहाँ तक कि प्रेम कविता भी आप राजनीतिक चेतना के बिना नहीं लिख सकते, वरना आप उसी सामंती वृत्ति में चले जाएंगे और तरह तरह की बातें करेंगे। वहाँ पर भी राजनीतिक चेतना बहुत जरूरी है। तो वह राजनीतिक चेतना घुली मिली है रामदरस जी के पूरे व्यक्तित्व में, उनकी पूरी बनावट में। उनकी एक कविता है, रात जितनी घनी होती है उतनी ही तेज होती है मन में रोशनी की चाह, और ये बड़ी कविता है। और वहाँ इस पूरी कविता को आप देखेंगे तो इस तरह की कविताएं राजनीतिक चेतना से ही उत्पन्न होती हैं, निकल कर आती हैं। मित्रों, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, उनकी कुछ कविताएं भी मैंने नोट की थी, लेकिन अंतिम बातें कि रामदरस जी के दीर्घ जीवन की तरह उनकी कविता का आलाप भी दीर्घ है। उसमें मनुष्यता का उजास है, उसमें वहाँ उम्मीद प्राणवायु की तरह है। उनका होना हम सब लोगों के लिए अर्थपूर्ण है। मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज से लेकर कल तक जो संगोष्ठी होगी उसमें रामदरस मिश्र जी के उपन्यासों, कहानियों और कविताओं को लेकर, उनकी आत्मकथा को लेकर के गंभीर चर्चा होगी। श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज ने यह सेमिनार किया, उनका अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे याद किया, आप सबने मुझे सुना, इसके लिए।